नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश विधानसभा भर्ती के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस भर्ती से संबंधित आपके अधिकांश डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप मुझसे सीधे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप मुझसे फ़ोन के ज़रिए कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, विज्ञापन तो आज जारी हो गया और डिटेल में इसे पढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा फॉर्म गलत हो जाता है। एग्ज़ाम निकाल कर भी जो है आप उस परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो बिल्कुल बारीकी से देखिएगा पूरे वीडियो में। अभी देखिए, आपको पता है कि आज से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। इसकी जो अंतिम तारीख है वो है 7 तारीख। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो जल्द से जल्द अप्लाई करना है, ठीक है। मगर अप्लाई करना भी है या नहीं करना है इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अक्सर अभ्यर्थी ये प्रश्न ज़रूर पूछते हैं कि मेरी तैयारी का स्तर इतना है, क्या मुझे आवेदन करना चाहिए या नहीं। तो सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण सूचना में क्या क्या जानकारी दी गई है। इसमें देखिए आरओ एआरओ के साथ में और भी पद हैं। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आपको सबके लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है जिसमें कि अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न हो सकता है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, कि जो ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर में हैं या जो भी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, उनका अंतिम वर्ष चल रहा है, कि क्या वो इसमें अप्लाई करें या ना करें। क्योंकि इसमें तो दे रखा है कि परीक्षा में है तब आप आवेदन करने के पात्र हैं, परंतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक आपके उत्तीर्ण से संबंधित जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी देखिए, ये बताइए, या तो इस नोटिफिकेशन के अंदर एग्ज़ाम डेट दे रखी होती, एग्ज़ाम डेट तो पता नहीं है, मतलब परीक्षा होने को ये फरवरी में हो जाए और ना होने को हो सकता है कि 5-5, 6-6 महीने तक ना हो। तो ऐसे में डाउटफुल रहेगा दोस्तों। तो आप जो भी लास्ट ईयर वाले हैं वो बहुत ही सोच समझ के इसके लिए आवेदन कीजिएगा, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि आपका रिज़ल्ट आ सकता है 1-2 महीने के अंदर या नहीं आ सकता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो शैक्षिक अभिलेख की प्रतिलिपियां कोई संलग्न नहीं, मतलब अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। अच्छा दोस्तों, दूसरे पॉइंट में ही एक चीज़ और छुपी हुई है, ओ लेवल वाली। ओ लेवल वाली बात इसलिए छुपी हुई है कि अक्सर अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि हमने 2 पेपर क्लियर कर लिए हैं या 3 पेपर क्लियर कर लिए हैं, एक रह गया है, वो जनवरी में क्लियर हो जाएगा, तो क्या हम उसके लिए आवेदन करें या ना करें। तो दोस्तों, इसमें भी वही चीज़ है कि जब ये परीक्षा होगी उस समय पर आपका ओ लेवल, तब तक ओ लेवल का रिज़ल्ट आ चुका होगा या नहीं, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जब एग्ज़ाम डेट ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के करना है दोस्तों। या फिर इनका जो हेल्पलाइन नंबर हो या जो ईमेल हो, पहले उस पर कांटेक्ट करें, उसके बाद ही, ताकि आपको कम से कम एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट तो पता चल जाए, उसके बाद ही तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। अगली बात यह है, पॉइंट नंबर 4, कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर सफल हो गए तो मुख्य परीक्षा के लिए फिर से आपको आवेदन और पृथक शुल्क देना होगा। अभी आपने देखा विधान परिषद की परीक्षा में यही हुआ था ना, कि प्री का लिए फ़ीस अलग जा रही है और मुख्य परीक्षा के लिए जो है फ़ीस अलग जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि वहाँ से प्रेरणा मिली होगी कि भाई प्री और मेंस के लिए अलग अलग फ़ीस ली जाए। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है, वो तो देखिए आप करते ही हैं हर आवेदन के लिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ सुनिए ध्यानपूर्वक। अक्सर अभ्यर्थी कहते हैं कि मैंने जब फॉर्म भरा था उसमें अपनी कैटेगरी गलत भर दी। मान लो कोई ओबीसी का है, गलती से जनरल भर दिया, एससी भर दिया। तो दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के आपको आवेदन करना है। ऐसा ना हो कि परीक्षा तो आपने पास कर ली मगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाए। तो कोई जल्दी नहीं है ऐसी। पहले फॉर्म को आखिरी सबमिट करने से पहले 3-4 बार उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आपको डाउट हो तो अपने किसी और साथी से पढ़वा लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं लग रही है, ठीक है ना। तभी जो है आप इसके लिए जो है आवेदन करना और ठीक तरीके से भरना। अच्छा दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वही दीजिएगा। ऐसा नहीं है, कई लोग देखा गया है कि साइबर कैफ़े पे जाते हैं और साइबर कैफ़े वाले की ईमेल आईडी का प्रयोग कर लेते हैं। आप कहते होंगे अब तो कोई नहीं करता, मगर आज भी मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं जो कहते हैं कि अब हमारे पास वो ईमेल आईडी ही नहीं है जो हमने फॉर्म में भरी थी, ठीक है दोस्तों। मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी बिल्कुल सही होना चाहिए। और जब आप आवेदन करें तो उसका जो स्क्रीनशॉट होगा, स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि पीडीएफ कहा जाए, उसे लेकर रख लें, क्योंकि आवेदन तो कर देते हैं मगर उसके बाद वो फॉर्म कहाँ गया वो लोगों को पता नहीं होता। तो और अगर हो सके तो उसका प्रिंट आउट भी ले लें, ठीक है, ताकि
अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप उसका प्रयोग कर पाएँ। देखिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे फॉर्म में जो है वो बताया गया है कि क्या जो है इसमें किस तरीके का प्रोसेस है। ये आप देख रहे होंगे संयुक्त सचिव के साइन, जॉइंट सेक्रेटरी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आरओ एआरओ के प्रमोशन कहाँ तक होते हैं और क्या आरओ एआरओ संयुक्त सचिव बन सकता है या नहीं। ठीक है, तो प्रमोशन वाली वीडियो अलग होगी, इसमें तो पूरी तरीके से मैं आपको विज्ञापन से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, फीस ज़्यादा है, 950 है। ओबीसी के लिए भी 950 है, एससी एसटी के लिए 850 और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसके लिए भी 950। अब पता नहीं कैसे कमज़ोर हैं ये, फ़ीस तो ज़्यादा दी जा रही है। दिव्यांगजनों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, चलिए अच्छी बात है। और 50 रुपये इन्हें भी देना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रक्रिया का है। इसके अलावा कई अभ्यर्थी विधान परिषद वाली परीक्षा में भी ये कन्फ्यूज़ हो गए थे कि ये ततेव का क्या मतलब है, महिला और भूतपूर्व सैनिक। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप इसमें से जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, और उसके सामने जो फीस लिखी गई है वही फीस आपकी भी जाएगी। ठीक है, अच्छा एक जानकारी और है कि जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और जो यूपीपीएससी से है, अगर उन्हें डिबार किया गया है तो उसे आपको नहीं छुपाना है ना। तो भविष्य में अगर आपने ये छिपाया, उसमें पूछा जाएगा फॉर्म में, तो आपको दिक्कत हो सकती है, निरस्त किया जा सकता है आपका फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको परीक्षा से संबंधित और जानकारी देता हूँ। मैं ये फ़ोटो वगैरह से रिलेटेड है। अभी देखिए आप पद देखेंगे क्या क्या आए हैं इसके अंदर। संपादक है, प्रतिवेदक है। ऊपर वाले जो पोस्ट हैं दोस्तों वो लेवल 10 की हैं, यानी कि 5400 ग्रेड पे की हैं। उसके बाद समीक्षा अधिकारी 4800 ग्रेड पे है। पद बहुत कम है, 13 पद हैं दोस्तों। इसका भी मैं सिलेबस दिखाऊंगा। देखिए अगर आपने तैयारी अभी करना शुरू किया है ना, और आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो बहुत सोच समझ के फॉर्म डालना है। और यदि आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जुटे हुए का मतलब आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि परीक्षा जो है ये जल्द से जल्द होने की संभावना है। और 1-2 महीने के अंदर कितनी तैयारी कर सकते हैं आप एक बार स्वयं से ज़रूर पूछिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला कि रातों रात जो है आपके अंदर अचानक से कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए कि जो व्यक्ति 1 घंटा नहीं पढ़ता था वो 10 घंटे पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के डालिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत 13 वैकेंसी है। और 13 में जो है आप देख सकते हैं, अगर कैटेगरी वाइज भी देखें, अनरिजर्व के लिए 7 हैं, ओबीसी के लिए 3, 2, एसटी के लिए तो वैकेंसी नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। अब एसटी कैंडिडेट पूछ सकते हैं कि क्या हम इसके लिए फॉर्म ही ना भरें। दोस्तों यदि आप एज का रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो अनारक्षित सीटें हैं इन्हीं में से इन्हीं के लिए फ़ाइट होगी, एक तरीके से देखा जाए इन्हीं सीटों पर जो है आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अपर निजी सचिव की जो है वैकेंसी 2 हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए दोस्तों जो वैकेंसी हैं वो 53 हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि आपके पास ओ लेवल के समकक्ष, इसमें तो देखिए बहुत सारी चीज़ों को अलाउ कर रखा है। इतना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इतना अलाउ नहीं करता है, इन लोगों ने काफ़ी अलाउ कर रखा है। तो यदि आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, आपने बीटेक किया है, बीसीए किया है, एमटेक किया है, एमसीए किया है, सब कुछ इसमें अलाउ हो जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आपके लिए ये मतलब कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना कि आरओ में रहेगा। आरओ के अंदर क्योंकि सामान्य स्नातक मांगा गया है, और सामान्य स्नातक की आपको पता है भीड़ कितनी ज़्यादा है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, है ना, ये सब जितने भी हैं ये सब सामान्य स्नातक में आ जाते हैं। तो वहाँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है समीक्षा अधिकारी में, मगर सहायक समीक्षा अधिकारी में उतना टफ नहीं होगा। तो यदि आप इसके लिए योग्य हैं तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 53 पद हैं और इतने ज़्यादा कम नहीं हैं। फिर अगर आप देखेंगे व्यवस्थापक, अच्छा दोस्तों एक पद आया है सूचीकार का, एक पद है, मगर आपको बताना ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को एक डिप्लोमा के बारे में बताया था, एक डिग्री के बीलिप के बारे में, जो कि होता है लाइब्रेरियन का, और उसके बाद कई लोगों ने वो डिप्लोमा किया भी। तो हमारे चैनल पर ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने इस डिप्लोमा को किया है, तो ये मौका आ गया है कि आप इसके लिए आवेदन करें। भले ही एक सीट है,
क्योंकि जो आपने पढ़ाई की है उससे संबंधित भी इसमें पूछा जाएगा। और क्योंकि बी लिप का जो डिप्लोमा होता है वो इतने सारे अभ्यर्थी नहीं करके बैठे होते, तो इसके लिए ऑलरेडी आवेदन बहुत कम होंगे। फिर है सुरक्षा सहायक, पुरुष और महिला। इसमें पुरुष वाले में तो 10 वैकेंसी है, महिला वाले में 1 वैकेंसी है, और टोटल देखा जाए तो 87 वैकेंसी है। बताया गया है रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर, क्योंकि सिलेबस से ही डिसाइड होगा दोस्तों। अब देखिए संपादक में तो इसमें अनुभव वगैरह भी मांगा गया है, ट्रांसलेशन वगैरह का। अगर आपके पास हो 5 साल का तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। प्रतिवेदक में क्या मांगा गया है दोस्तों? अब देखिए प्रतिवेदक क्या है, इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है। हिंदी आशुलिपिक में 140 शब्द और अंग्रेजी आशुलिपिक में 120, यानी कि दोनों की स्पीड, और वो भी इतनी हाई। इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए। इसीलिए तो दोस्तों इसके अंदर ग्रेड पे आपको कौन सा मिल रहा है? लेवल 10 5400 ग्रेड पे मिल रहा है दोस्तों। क्लास 1 अधिकारी का होता है 5400 ग्रेड पे, और 10+2 से मिल जाएगा। वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि आप दोनों ही स्टेनो जानते हों। और इसके साथ में क्या मांगा गया है दोस्तों? साथ ही साथ जो है बस इंटरमीडिएट की जो है परीक्षा या उसकी समकक्ष जो है वो आपके पास होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी के बारे में बताया, इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री नहीं मांगी गई है। अपर निजी सचिव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, और हिंदी आशुलेखन में 80 की स्पीड मांगी गई है। यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर ओनली हिंदी है। 80 की स्पीड और 25 वर्ड प्रति मिनट की जो है आपकी नॉर्मल टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और CCC का डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें, जिसमें आप लोग बहुत सारे लोग आवेदन करने वाले हैं, तो यहाँ पर स्नातक हो गया। डोएक का O लेवल उसके समकक्ष नीचे ही बताया गया है, और 25 की स्पीड मांगी गई है हिंदी पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अंग्रेजी की भी अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो आपको अधिमान दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अधिमान का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अधिमान का फ़ायदा इसलिए मिल जाएगा क्योंकि जब सीटें कम हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके नंबर बराबर होंगे, तो बराबर में से किसे ऊपर रखा जाए और किसे नीचे रखा जाए, ये डिसाइड होगा अधिमान पर। और अधिमान ये होगा कि आप इंग्लिश की भी टाइपिंग जानते होंगे, ठीक है ना। और O लेवल के समकक्ष देखिए, कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा, मगर किसी मान्यता प्राप्त से, लोग गली मोहल्ले से कर लेते हैं और फिर कहते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो नहीं दोस्तों, किसी संस्था जो कि रजिस्टर्ड हो, या फिर यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस में डिग्री का मतलब ये समझ सकते हैं बीटेक भी आ जाएगा इसमें, BCA भी आ जाएगा, और BSc कंप्यूटर साइंस भी आ जाएगा। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर की उच्च योग्यताधारी में तो दोस्तों MCA भी आ गया, MTech भी आ गया, ठीक है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। व्यवस्थापक, शोध एवं संदर्भ सहायक, ये आप देख सकते हैं इसके लिए। सूचीकार में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा जो B लिप वाला है। पुरुष यहाँ पर जो है सुरक्षा सहायक, यहाँ पर 168 सेंटीमीटर की हाइट, वजन कम से कम 59, और आपका चेस्ट होना चाहिए 86 और 91 फुलाकर। तो ये वैकेंसी है दोस्तों, और ग्रेड पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे के सारे बता रखे हैं। जैसे कि अगर हम समीक्षा अधिकारी की बात करें तो 47,000 है। यहाँ पर जो तनख्वाह है दोस्तों वो 60,000 से अधिक इसमें बनती है, लगभग 62-63 के लगभग। और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो तनख्वाह है वो लगभग 59 और 60 के अप्रॉक्स हो जाती है, ठीक है। प्रमोशन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी करने का उत्साह है वो और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है, ठीक है दोस्तों। और आयु सीमा आप देख सकते हैं, सभी में मैक्सिमम जो है वो 40 तक तो है ही। और यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। वैसे 40 साल के बाद बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर तैयारी करने का उत्साह बचता है। अभी मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ एग्ज़ाम का, उसी के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आप इसके लिए आवेदन करें या फिर ना करें, ठीक है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो है वो लगभग एक ही है, तो इसलिए जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के 140 और हिंदी के आएंगे 60 प्रश्न। विधान परिषद वाला ही सिलेबस है इसका। तो ये जो 140 प्रश्न है ये सामान्य ज्ञान के हैं। तो सामान्य ज्ञान पर आपकी बहुत ही बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि वैकेंसी कम है।
मगर जैसा कि ARO में मैंने आपको बताया कि ARO में कंप्यूटर का भी डिप्लोमा मांगा गया है, O लेवल मांगा गया है, और मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों 15 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 50 वैकेंसी हैं तो 700 यहाँ पर बुलाए जाएंगे, 750 लोग। ठीक है, तो पहला चांस आपका ये होना चाहिए कि आपकी प्री परीक्षा कैसे भी निकल जाए, और फिर मुख्य में जो है और ज़्यादा जो है लोग कम हो जाएंगे। ठीक है ना। GS पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या आने वाला है, सामान्य विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों आपको पता है कि हम अपने चैनल पर जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं वो RO ARO से संबंधित होते हैं, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी बहुत हैं जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने जो भी मॉक टेस्ट कराए हैं इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कराए हैं। तो आपको अभी जो आपको मॉक टेस्ट मिल सकते हैं वो होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, UP स्पेशल और स्टैटिक GK। ये बिल्कुल तैयार हैं और जल्द ही हम आगे की तैयारी के लिए आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट करा देंगे। अभी तक जो मॉक टेस्ट हो चुके हैं उन सभी के PDF प्रीति मैडम ने तैयार कर दिए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उन PDF में जिन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है आप उनसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका एवरेज, आपका जो इस समय जो पढ़ाई में या GS में आप कितना लेवल है आपका, क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्नों को रिपीट किया गया है, ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनके आने की प्रबल संभावना होगी। ठीक है, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। और ख़ासकर RO जो अभी विधान परिषद वाला हुआ था उसके लिए हमने हिंदी का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का PDF तैयार किया है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आप इसके लिए आवेदन करने वाले हैं। तो मैं फिर जल्द से जल्द जो है इसके लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा। जो हमारी रात को 11 बजे लाइव क्लास चलती थी मॉक टेस्ट, उसे जल्दी से रिज्यूम किया जाएगा, मगर आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप इसके लिए आवेदन करने वाले हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए। हमने आप लोगों के लिए फ़ोन सुविधा भी स्टार्ट कर रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।